Good evening, everyone. My name is Kamal Chawda and welcome to my official YouTube channel Study Logical. तो गाइज आज शुरू हम करने वाले हैं हमारा प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पेपर नंबर 4। तो इससे पहले गाइज हमने जो है अपने 3 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी प्रेफरेबल रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उससे क्या आपको माइंडसेट लगे बनेगा आपका कि कैसे हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 4, जिसमें कि हमारी आज पहली क्लास होगी, वही सेम सीक्वेंस में क्वांट और रीजनिंग को लेके। ठीक है, हर चैप्टर से रिलेटेड या हर पेपर से रिलेटेड हमने तीन तीन क्लासेस जो है वो कंडक्ट की हैं। ठीक है, आप जाके मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हैं। अगर किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने इस टेलीग्राम का ग्रुप जो है लिंक में भी अवेलेबल किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आज डिस्कस करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 4। क्लियर? तो देखते हैं इसमें क्वांट और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आपको गिवन। चलिए, हियर वी गो गाइस, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है। इफ a इज इक्वल टू 1, ईट इज इक्वल टू 26, तो सीट का हमें कोड बताना है, क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है ए टू जेड, उसकी नंबरिंग कहां से कहां तक होती है हमारे पास, 1 टू 26 तक। तो अगर हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी यही होता है। इसी तरह ईट का कोड क्या है, 6, तो ईट का कोड 6 कैसे बना होगा, तो इसकी हम पोजीशन वैल्यूज एक बार यूज करके देखते हैं। तो इन तीनों का सम 5 + 1 + 20 कितना हो गया, 26। इसी तरह हमें बताना होगा सीट का कोड। अब देखिए ध्यान से, 5, 1 और 20, ये तो तीन कॉमन हो गए, मतलब 26 तो इन्हीं से बन गया। 26 में एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो 26 में 19 और ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको सभी के सभी नंबर्स को ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर 2, a certain amount is invested at a certain simple interest rate for a period of 6 years। कहता एक अमाउंट जो है वो एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया गया किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब एक नॉर्मल, एक सर्टेन, हमें पता नहीं है वो कितनी है ब्याज दर, कि किसी ब्याज दर पे एक अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट पे रखा गया। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 6 साल के लिए। आगे देखिए, इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 3% मोर रेट देन इट हैज फेस्ड ₹900 मोर। वो कहता है कि अगर इन्हीं 6 साल के लिए जो ब्याज की दर है 3% ज्यादा हो जाती, तो उससे और कितना ब्याज मिल सकता था, 900 और मिल सकता था। तो हमें बताना होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी। ठीक है, एक्चुअल में मूलधन क्या था। तो लेट अस सपोज हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था गाइस, वो था, लेट अस सपोज, हमें पता नहीं है, हम वो निकालना चाहते हैं, लेट अस सपोज वो था 100%। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि 6 साल का हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ जाती तो हमें कितना ज्यादा मिल रहा था, 900। मतलब कि 6 साल के लिए हमारा जो ब्याज की दर है वो 3% बढ़ गई। इसकी वजह से तो हमें कितना ज्यादा मिल रहा है, 900 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो मतलब कि हमारे पास एक सिंपल सी टर्म होती है, अगर मैं यहां से आइडेंटिफाई करूं कि इस 6 साल में इस 3% ब्याज की बढ़ने से, ब्याज की दर बढ़ने से हमें अगर 900 रुपए एक्स्ट्रा मिले यहां पर एज एन इंटरेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि जितना अमाउंट जो है, जितनी ब्याज दर से जितने समय के लिए लगाया गया, वो आपके सिंपल इंटरेस्ट के इक्वलेंट होगा। अब कितनी ब्याज दर से लगाया, 3%। हम सिर्फ एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, हमें और किसी से प्रीवियसली कितना लग रहा था हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अगर 3% बढ़ा के 6 साल के लिए 3% ब्याज दर बढ़ा के, क्लियर, अगर इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा था एक्स्ट्रा, 900, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 18% की वजह से 900 रुपए एक्स्ट्रा मिले। इन 6 सालों में अगर देखा जाए, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। अगर इस साल का 20 रुपए है तो अगले साल का भी 20 होगा, उससे अगले साल का भी 20 होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की सबसे बड़ी कंडीशन है। ठीक है,
तो मतलब अगर 3% पहले साल के लिए, 3% दूसरे साल के लिए, इसी तरह तीसरे साल के लिए भी 3%, मतलब 6 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना लगा? 18%। तो 18% की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा मिला? 900 एक्स्ट्रा, 900 एक्स्ट्रा मिला। अगर 18% 900 के इक्वल है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1% किसके इक्वल होगा? 1800/9 कितना हो गया? 50। अगर 1% की वैल्यू 50 है तो हमें कितना चाहिए? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन हमारा कितना है? 100%। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 100 इंटू 50 दैट इज 5000 रुपीज। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था गाइस। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, what will be the amount after 2 years when a principal of rupees 80,000 is given at 20% compounded half yearly? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए अमाउंट कितना होगा किसके ऊपर? अगर 80,000 का जो मूलधन है वो कितने पे दिया जाए? 2 सालों के लिए दिया जाए। कितनी ब्याज दर के ऊपर? 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, छिमाही की बात कर रहे हैं। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो गैस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कितना रहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कितना रहा? यहाँ पर 20/2 हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, तो कितना रहा? 10%। तो मतलब ये 10% पहले 6 महीने के लिए, 10% दूसरे 6 महीने के लिए, 10% तीसरे 6 महीने के लिए, 10% चौथे 6 महीने के लिए। क्लियर? तो ये 10% का जो छिमाही ब्याज है हर 6 महीने में लगेगा। एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? 80,000। तो हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है गाइस कि एक्चुअल अमाउंट निकालने का क्या रहता है, वो सभी को पता ही होगा कि P इंटू 1 प्लस R/100 ठीक है? n ले लो या t ले लो, बात एक ही है। यहाँ पर दो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, क्योंकि 4 6 छिमाही बन जाएंगे। ठीक है? अब ये तो हो गया प्रोसीजर। ये यहाँ पर आपको रेस टू दी पावर n की वैल्यू यहाँ पर या t भी ले सकते हैं। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो लगेगा? वो 4 बार लगेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देंगे, जो कि आपका कहीं ना कहीं वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है? अब हम इसे करेंगे शॉर्टकट से। हमारे शॉर्टकट के लिए कुछ सीक्वेंस यूज होता है गाइस, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि हम एज सच प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट है तो उसके लिए हम सीक्वेंस यूज करते हैं 2:1। अगर 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए सीक्वेंस क्या यूज होता है? 3:3:1। बट अगर आपको 4 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए सीक्वेंस क्या चाहिए रहेगा? 4:6:4:1। अब सुनिए ध्यान से, इन ब्रैकेट्स में क्या आएगा, मेन सस्पेंस यही डाल रहे हैं। जैसे कि हमारा अमाउंट है 80,000 रुपए, एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 80,000। हर साल इसके ऊपर कितना लगेगा? हर छमाही कितना लगेगा? 10% का ब्याज लगेगा। इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर 10% का ब्याज लगेगा गाइस, तो पहली ब्रैकेट में हम बात करते हैं क्या आएगा? पहली ब्रैकेट में आएगा इसी अमाउंट का 10%। चाहे मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, चाहे मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। ठीक है? अगर 2 साल का होता हम उसमें भी देख लेंगे, 3 साल के लिए भी, 4 साल के लिए भी, ताकि उनको क्लियर हो जाए जो ये पहली बार ट्रिक कर रहे हैं। अब पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उसका 10%। तो 80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000। आप 3 साल के लिए भी कर सकते हो, आप ऐसे 2 साल के लिए भी कर सकते हो। अब इसे भूल जाओ। अब हर छिमाही आपको क्या है? 10-10% का ब्याज लगाना है यहाँ पर। क्लियर? अब अगली ब्रैकेट में बात करते हैं। अब अगली ब्रैकेट में क्या क्या वैल्यू आएगी? जो पिछली ब्रैकेट थी उसका 10% यहाँ पर आएगा। 800 का 10% यहाँ पर क्या आ गया? सॉरी, 8,000 का 10% 800 हो गया। यहाँ पर भी इस केस में बात करें, 8,000 का 10% 800 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इस केस में बात करें, इस 8,000 का 10% 800 यहाँ पर हो गया। इसी तरह अगली ब्रैकेट में क्या आएगा? वो पिछली ब्रैकेट का 10% आ जाएगा। 800 का 10% कितना हो गया? 80। यहाँ पर वैलिड नहीं है क्योंकि कंडीशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पर 800 का कितना आया? 80। और यहाँ पर भी कितना आ गया? 80। इसी तरह अगली ब्रैकेट में क्या होगा? इस वैल्यू का 10%। 80 का 10% कितना हो गया? 8। तो ये आपका जो है 4 बार 2 सालों में छिमाही जो है वो इंटरेस्ट ब्याज की दर लगी। तो यहां से आप निकाल लीजिए उसका एक्चुअल अमाउंट क्या बनेगा। ठीक है? तो यहां से सिर्फ आपको इंटरेस्ट पता चलेगा कितना आया। तो 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32,000 हो गया, 32,000। प्लस ये वैल्यू कितनी होगी? 4800 प्लस
ये वैल्यू कितनी होगी 320 प्लस 8। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये ओवरऑल अमाउंट कितना आ जाएगा। हाँ जी गाइस, ओवरऑल अमाउंट कितना आ जाएगा, सभी को ऐड कर दीजिए 32,000 और कौन कौन सी हैं 4800 320 और 8। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहां से कितना आंसर आ रहा है हमारा 37,128। बट ये 37,128 क्या है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट है, जो मुझे किस अमाउंट पे मिला था 80,000 पे 2 सालों के लिए, जब ब्याज दर जो है 6 माही लगाई गई थी। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं आप, टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस, ये प्रिंसिपल हो गया गैस, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, यही होगा। प्रिंसिपल कितना था 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा उन 2 सालों में 37,128, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,17,128। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सॉल्यूशन बेटर रहता है गाइस, रादर के आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्थ का कोड आपको गिवन है, हेल्थ का कोड गिवन है, क्या गिवन है IDBKUG। ठीक है, आपको बताना है हॉस्पिटल का कोड क्या है, हॉस्पिटल का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन वैल्यूज प्लेस कर लें। तो जो गाइस आपको टिप्स पे होनी चाहिए, I नो D4 2 11 21 एंड, ठीक है। चलिए, तो हम एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 से बना कोड 9, मतलब पहले में 1 का इंक्रीमेंट लगा, फिर 5 से 4, दूसरे में 1 कम हो गया, फिर 1 बढ़ गया, देखो फिर 1 कम हो रहा है, मतलब +1 -1 +1 -1 की अप्रोच चल रही है। तो यहाँ पर भी सेम लगा देते हैं, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने हर लेटर की प्लेस वैल्यू जो है वो करेक्ट मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं +1 करेंगे तो नंबर क्या रहेगा 9, दैट इज I। -1 करेंगे दैट इज 14, कौन सा लेटर आएगा N। +1 कर देंगे यहाँ पर 20, कौन सा आएगा T। तो I एंड T से स्टार्ट होना चाहिए। पहले 3 लेटर्स कंपेयर करते हैं, वही बार बार मैं आपको बात बताता हूँ, आप सिर्फ ऑप्शंस की प्रायोरिटी लीजिए, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए, बट आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपका वो एग्जैक्ट आंसर बन के आ रहा है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर बन के आ रहा है तो ही आप उसका रेफरेंस लेते हुए रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर, सिर्फ 3 लेटर्स को करने से ही मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बाकी भी आप निकाल सकते हैं। -1 करेंगे तो O आ जाएगा, ठीक है, +1 करेंगे तो J, -1 S, +1 करेंगे तो B, -1 करेंगे तो A, ये जो आपके 4th ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अनीता इज द ओनली डॉटर, अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, अनीता की, कि अनीता जो है इकलौती बेटी है। किसकी इकलौती बेटी है, अब उसके बारे में देखते हैं। किसकी है, अर्जुन मैटरनल अंकल्स फादर। स्प्लिट करके पढ़ते हैं। पहला देखो, अर्जुन मैटरनल अंकल, अर्जुन के मैटरनल अंकल कौन हुए, मतलब अर्जुन की मदर का ब्रदर। अभी सिर्फ हमने अर्जुन के मैटरनल अंकल को यहाँ पर तक कैच किया। अर्जुन के मैटरनल अंकल मतलब अर्जुन की मदर का ब्रदर। अर्जुन के मैटरनल अंकल के कौन है, फादर की बात की जा रही है, मतलब इसके भी किसकी बात की जा रही है, फादर की। अब ध्यान से देखिए फ्रेम बना कैसे। तो बात की गई थी अनीता जो है वो कौन है, किसी की इकलौती बेटी है। किसकी इकलौती बेटी है, अर्जुन की जो मदर है उसके जो ब्रदर हैं उसका जो फादर है, मतलब ये जो पर्सन है इसकी इकलौती बेटी है। कौन, अनीता। अब इसकी इकलौती बेटी तो यही है, तो इसका नाम क्या हो गया, अनीता। तो हमें क्या बताना था, अनीता अर्जुन से कैसे रिलेटेड है, तो अनीता जो है वो अर्जुन की क्या है, मदर है। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 4 स्क्वायर ऑफ 5 centimeter length cut from the corners of the rectangular plate of dimension 45 centimeter and 35 centimeter। बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल था इस तरह, ठीक है, एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई जो है वो कितनी थी 45 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या, यहां पर हर कॉर्नर से, ठीक है, हर कॉर्नर से एक एक स्क्वायर को बाहर निकाला गया, हर कॉर्नर से, मतलब ये
ये एक कॉर्नर है, यहां से एक एक स्क्वायर को क्या निकाला गया, बाहर निकाला गया, और उसकी डायमेंशन कितनी थी, 5x5, ठीक है, 5x5 की डायमेंशन है, ये देखिए ध्यान से, क्लियर, ये सारी की सारी वैल्यू 5x5 है, ऑब्वियस सी बात है तभी स्क्वायर बनेगा, क्लियर। तो ये कंडीशन है, मैं रिपीट कर देता हूं, कहता एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की लंबाई है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या, इस रेक्टेंगल में से क्या किया गया, कॉर्नर पे जितने भी थे कॉर्नर्स, उसी में से चारों के चारों कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक वर्गाकार फिगर जो है, स्क्वायर जो है, उसे कट किया गया। कितना क्लियर हो चुका है। तो पूछा गया फ्रॉम द रिमेनिंग प्लेट एंड ओपन बॉक्स इज मेड। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रहा, मतलब अगर मैं ये कॉर्नर्स को हटा दूं तो रिमेनिंग पोर्शन ये सारे का सारा रहा, दिस वन जो मैं आपको शेडेड दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो इससे क्या किया जाता है, एक खाली बक्सा बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाएगा। अब ये तो देखो 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जब बॉक्स बन जाएगा तो वो एक 3D फिगर देगा, वो एक तरह की क्या देगा, 3 डायमेंशनल फिगर देगा आपको, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। तो आपको उसका बताना है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बताना है क्या होगा, क्लियर। तो इसका आपको घन या घनाभ जो भी बनता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये लेंथ 45 थी, कंप्लीट 45 थी, तो इसमें से जो है किसको कट किया गया, कॉर्नर से वर्गों को कट किया गया। तो 45 मतलब 45 में से 5 ये माइनस कर दो, 5 ये माइनस कर दो, तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी बची, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी बची, 35 बची, क्लियर। सिमिलरली अगर ये लेंथ कंप्लीट कितनी है, 35 है, तो जिसमें से ये लेंथ और ये लेंथ माइनस कर दें तो ये कितनी बच जाएगी वैल्यू, 35 में से 5 ये 5 ये 10 माइनस कर दें तो कितना बचा, 25 सेंटीमीटर बचा, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, जब ये बॉक्स बंद होगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। लंबाई कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर, ये देखिए हमने निकाला। चौड़ाई कितनी होगी, हाँ जी चौड़ाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, वो तो 25 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा फोल्ड होने के बाद। फिर चौड़ाई कितनी होगी, सॉरी ये ऊंचाई थी, चौड़ाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5-5 सेंटीमीटर के हमारे यहाँ से वर्ग निकले, ये भी तो उसी बॉक्स का ही पार्ट होंगे क्योंकि यहाँ से पेपर को कट किया गया, ठीक है। बस ये वैल्यूज निकाल लीजिए, 35 इंटू 5 इंटू 25, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो पहले तो 25 को 5 के साथ या 35 को 5 से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो 35 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 175। अब 175 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 175 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे कर सकते हो, या डायरेक्टली भी पिक कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर दीजिए। या तो पहले 175 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते थे गाइस, तो 5 5 25, 2 35 और 2 37, 3 8, ठीक है। आगे कितना आएगा, दिस वन 5 7 3 मतलब 43 75, डी ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन भी आने के फुल ऑन चांसेस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आपको स्टूडेंट का कोड गिवन है तो टीचर का बताना क्या है, ठीक है। फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। स्टूडेंट का कोड क्या गिवन है, NVPFZEO, ठीक है। तो हमें बताना है टीचर का कोड क्या होगा। तो पहले तो हम इसे समझते हैं ये कोड बना कैसे, ठीक है। वही जितनी ज्यादा आपको जल्दी पोजीशन वैल्यूज याद होंगी उतना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो मैं ये बातें बार बार बोलता हूँ, पोजीशन वैल्यूज पे होल्ड जरूर बनाओ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले 19 था फिर 14 हो गया, मतलब कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 5 का। फिर आए हम 20 से 22 पे, मतलब कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। पहले 5 कम हुए फिर 2 बढ़ गए, फिर 5 कम हो गए, फिर 2 बढ़ गए, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा है, 5 कम हो रहे हैं फिर 2 बढ़ रहे हैं, एक एक छोड़ के, ठीक है। तो हमें इसी तरह किसका बताना था, टीचर का कोड बताना था, ठीक है। टीचर का कोड बताना है तो इसकी भी प्लेस वैल्यू मेंशन कर दीजिए, एक एक छोड़ के कोड बनेगा। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, कौन बैठेगा, ओ, तो ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 5 में से 2 बढ़ाएंगे क्योंकि -5 + 2 ये पैटर्न बन रहा था, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 7, कौन सा आएगा जी, मतलब आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है।
निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब a को आप 27 भी लिख सकते हो, माइनस करना आसान रहेगा। फिर +2 कर दोगे तो क्या आएगा e, फिर -5 करोगे तो c, फिर +2 करोगे तो कितना आएगा g, फिर -5 करोगे तो कितना आ जाएगा m। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन। UAE इज रिलेटेड टू दिरहाम, कोरिया इज रिलेटेड टू। अब UAE दुबई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड अरब एमरात। तो यूएई जो है वो रिलेट करता है दिरहाम से। अब दिरहाम का यूएई से क्या कंसर्न है, वो उसकी करेंसी है। ठीक है, मुद्रा जो है यूएई की वो क्या है, दिरहाम। तो कोरिया की करेंसी या मुद्रा क्या होगी, वॉन। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का पार्ट है गाइस, बट वो आपका रीजनिंग का भी पार्ट है। ठीक है, एनालॉजी या क्लासिफिकेशन की फॉर्म में पूछा जाता है। कोयल का कोड गिवन है, पुलिस का कोड गिवन है, प्राइस का बताना है। अब देखिए कोयल का कोड बना कैसे। अब मैं कहता हूं अगर सी का प्लेस कितना है 3, ओ की प्लेस क्या है 15, आई की क्या है 9, एल का क्या है 12। तो ध्यान से देखिए यही तो नंबर्स गिवन है, 315 912, सेम एज इट इज नंबर गिवन है। बस इसी तरह आपको बताना है प्राइस का कोड क्या होगा। प्राइस की वैल्यू क्या होती है, मैं पी की वैल्यू 16, आर की वैल्यू कितनी होगी 18, 16 और 18, मतलब ये ऑप्शन सारे एलिमिनेट, आंसर एक ही बचा। देखो सिर्फ ऑप्शंस का रेफरेंस लो। आई क्या हो गया 9, आप मैच कर सकते हो 3 और 5, 16 18 935, ये देखो मैच कर रहा है 16 18 935। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता पी परचेज एन आइटम फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कहता पी ने कोई आइटम परचेज किया 1200 का, ठीक है, और उसे सेल कितने पे कर दिया, ठीक है, विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। मतलब वो अमाउंट किस अमाउंट पे बेचा उसने, 1320 का, क्योंकि 1200 का खरीदा, इसका 10% 120 हो गया, मतलब 1200 और 120 1320 का उसने बेच दिया। आगे देखो पूछा क्या गया है, इफ ही सेल्स एट 1380 द कैलकुलेट हिज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट। कहता अगर वो इसे 1380 में बेच भी देता तो उसका बताओ उसके प्रॉफिट में, लाभ में उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होता, कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। अब मुझे एक बात बताओ, पहले जो उसने सेल किया था वो 10% के प्रॉफिट पे किया। अब बोला जा रहा है अगर वो 1380 पे बेचता, अगर 1380 पे वो सेल करता, ध्यान से देखिए, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 180 का हुआ। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने परसेंट का हुआ, रुपीज में 180 रुपए का हुआ। अगर 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ, इस कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए के ऊपर हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उससे। 0 से 0 कैंसिल कर दी, 12 को जब 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो मतलब कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ था जब उसने वो अमाउंट 1200 में लेके 1380 में बेचा। अब एक्चुअल उसने पहले कितने में बेचा था, 10% प्रॉफिट पे। 1380 वाला कितने परसेंट पे बेचा, 15% प्रॉफिट पे। मतलब 10 से लेके 15% में कितना चेंज आया, तो उसे 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हमें पूछा गया था कि कैलकुलेट कीजिए, ज्ञात कीजिए कि कितना और ज्यादा प्रॉफिट जो है परसेंट में इंक्रीज हुआ, तो 5% का और उसे मुनाफा हुआ। 11th क्वेश्चन देखते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, एक 2 डिजिट का नंबर है, वो क्या है, उन दोनों के दोनों डिजिट्स के सम का 4 गुना है। तो लेट अस सपोज मैं वो 2 डिजिट नंबर एज्यूम कर लेता हूं, लेट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये ध्यान से देखना कैसे करना, लेट 2 डिजिट नंबर वुड बी 10x प्लस y। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 पुट करता हूं, तो नंबर देखिए कैसे बनेगा। तो 10x का मतलब कितना हो गया, 20x हो गया ये। ठीक है, रफली बता रहा हूँ 20x। ठीक है, सॉरी 20 हो गया, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो कितना हो गया 20, y की वैल्यू क्या है 5, तो 2 डिजिट नंबर बन गया 25। इस तरह से मैंने कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या है 10x प्लस y। ठीक है, तो हमें बोला क्या गया है यहाँ पर कि जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y जो है वो 4 गुना है, किसका 4 गुना है, उनके सम ऑफ डिजिट्स के। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या रहेंगे, x प्लस y रहेंगे। क्लियर, x ये रहेगा, y ये रहेगा। फिर हमने यहाँ पर x और y क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता वो मल्टीपल है कौन।
टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो उसके 4 गुना, सम के 4 गुना बराबर रहेगा, उनके जोड़ का 4 गुना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी रही पहली इक्वेशन। तो यहां से अब देखिए होगा, अगर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस वाई है, तो 4x प्लस 4y हो गया ये इतना, 4 यहाँ चला जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, 2x आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस पर टारगेट करते हैं। ठीक है, इफ 27 इज एडेड देन इट बिकम्स 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अगर कहता है इन्हीं 2 डिजिट वैल्यू में अगर 27 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जो उसका वो जो है वो किसके बराबर होगा, उनके सम के जोड़ के 7 गुना के बराबर होगा। मतलब 10x प्लस वाई में अगर 27 बढ़ा दिए जाए तो उनके जोड़ के वो 7 गुना हो जाएगा, 7x प्लस वाई हो जाएगा। इतना भी क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बनेगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल प्लस 27 किसके बराबर आ जाएगा, 7x प्लस 7y के। ठीक है, तो आगे देखिए कैसे सोल्व हो सकता है, 10x माइनस 7x कितना हो गया, 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 7y माइनस वाई किसके बराबर हो गया, 6y के बराबर हो गया। अब हमें पता था y की वैल्यू किसके बराबर है, 2x के बराबर है। ठीक है, अगर y 2x है तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2x, तो ये किसके बराबर हो गया, 12x के बराबर हो गया। क्लियर, सिंपल सा सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 12x। अब x वाली वैल्यू यहाँ पर ले जाएंगे तो 27 इज इक्वल टू 12 में से 3 गया कितना आया 9x, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 27/9 दैट इज 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं वो 2 डिजिट नंबर है कौन सा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 6, तो आंसर वुड बी 36। ऐसे नहीं करना, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 10 इंटू 3 प्लस 6 कितना हो गया, 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। बात एक ही होगी गाइस, तो पजल नहीं होना, ये इक्वेशन हमने किस तरह से कंसीडर की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस नंबर सिस्टम का। बढ़ते हैं अगले 12th क्वेश्चन की तरफ। जॉन सेड, जॉन ने कहा शारन इज द डॉटर ऑफ, शारन जो है वो डॉटर है, बेटी है किसकी, ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर किसने कहा, जॉन ने कहा। जॉन ने कहा कि जो मेरे ग्रैंड मदर है, जॉन ने कहा जो मेरे ग्रैंड मदर है, मतलब इसकी बात हुई है। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, जॉन ने कहा जो मेरे ग्रैंड मदर का ओनली सन है, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी की बात हुई है। अब बोला क्या जा रहा है, शैरन जो है वो एक डॉटर है, बेटी है किसकी, जॉन कहता है कहते जो मेरे ग्रैंड मदर है उसका जो बेटा है, इकलौता बेटा है, उसकी डॉटर है, कौन, शैरन। तो मतलब मैं कह सकता हूँ शैरन जो है जॉन की क्या हुई, सिस्टर हुई। तो यही पूछा गया हाउ शैरन इज रिलेटेड टू विद जॉन, तो उसकी क्या बनी, सिस्टर बनी। तो ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अगला फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। विजय इंट्रोड्यूस्ड शर्मिला एज द डॉटर, विजय ने शर्मिला को क्या इंट्रोड्यूस किया कि वो किसी की डॉटर है। अब किसकी डॉटर है वो भी देखना पड़ेगा, ऑफ ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। मतलब ये बात किसने कही, विजय। विजय ने कहा कि उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर जो है, मतलब उसकी मदर की मदर जो है, मतलब इसकी बात हो रही है। कहता उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर की जो ओनली ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, अब इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर की ओनली ग्रैंड डॉटर कौन हुई, विजय की सिस्टर हुई। ये भी क्लियर होगा, इसकी ग्रैंड मदर की इसकी ओनली ग्रैंड डॉटर कौन हुई, विजय की सिस्टर हुई। क्लियर, तो शर्मिला कौन है, डॉटर किसकी, इसी की तो डॉटर है शर्मिला। चाहे फ्रेम में इकट्ठा देख लीजिए। विजय ने क्या कहा था, विजय ने कहा कि उसकी ग्रैंड मदर, विजय ने क्या कहा था, उसकी जो ग्रैंड मदर की ओनली ग्रैंड डॉटर है उसकी डॉटर है कौन, शर्मिला। तो हमें किसके बारे में बताना था, विजय शर्मिला से कैसे रिलेटेड है, तो वो उसका कौन है, मामा, दैट इज मैटरनल अंकल। ध्यान से देखिए वो उसकी मदर का कौन है, ब्रदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो डिनोट कर रहा है फीमेल को, और प्लस का साइन जो है वो डिफाइन करेगा मेल पर्सन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 14th।
द पिलर्स ऑफ 12 मीटर एंड 70 मीटर लॉन्ग आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कहता है दो खंबे हैं जिनकी लंबाई क्या है, एक की है 12 मीटर और दूसरी क्या है 17 मीटर, एक ग्राउंड पे अवेलेबल है। दिस इज द लेट अस सपोज, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, अगर उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 12 मीटर के बराबर है, तो बताना है उनके जो फाइंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब इनका जो टॉप पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये कितना दूर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। ये सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर ये लेंथ 12 है तो इसके पैरेलली यहां तक भी 12 ही होगा, अगर ये भी 12 है ये भी 12 है तो ये भी 12 ही होगा। अगर 17 ये ओवरऑल लेंथ थी, ये कितनी थी 17 मीटर, जिसमें से 12 अगर ये है तो ये कितना हुआ 5 मीटर हुआ। तो आपको बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती होगी आपको। किसके इक्विवेलेंट है, सपोज हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 12 का स्क्वायर क्या हुआ 144, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 169, दैट इज 13 मीटर, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हालांकि ये ट्रिपलेट का पार्ट है, 5 और 12 का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या आएगा 13। आप क्वांट्स के सेक्शन में भी ये चीजें कर चुके होंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यही चीजें यूज होती हैं। जैसे 6 और 8 आ जाए तो आंसर क्या होता है 10, 3 और 4 से आंसर कितना आता है 5, 12 और 16 से आंसर कितना होता है 20। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स का पार्ट है, ठीक है, ये सारे ट्रिपलेट्स का पार्ट है। 15वां क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द पेयर रिलेटेड टू द गिवन फर्स्ट पेयर। तो मतलब कि आपको फिर से किसकी टाइप गिवन है, एनालॉजी, ठीक है। लॉयन रोर, मतलब रोर जो है वो एक साउंड है जो किसके द्वारा की जाती है, लॉयंस के द्वारा, ठीक है। जैसे दहाड़ना हम बोलते हैं, शेर दहाड़ते हैं, इसी तरह आउल क्या करता है, तो आउल की जो आवाज है निकालने की वो क्या होती है, हूट। आउल से हाउल मत कर देना, ध्यान से, आउल क्या है, हूट है। देखो अगर आपको कभी भी इंग्लिश में किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर होता गाइस, तो ये जो एग्जाम होगा हमेशा आपका बाइलिंगुअल होगा। तो इंग्लिश वाली साइड अगर मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा तो हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका आपको एरिया गिवन है, कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेट अस सपोज ये पैरामीटर है बी और बी पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब बोला गया है कि उसकी जो हाइट है, मतलब ए बी जो हाइट है वो उसके बेस से कितनी ज्यादा है 7 मीटर ज्यादा है। तो मतलब उसकी जो हाइट ए बी है वो उसके बेस बी सी से कितना ज्यादा है 7 मीटर ज्यादा होगी। मैं कहता हूं अगर बी सी की वैल्यू एक्स है, अगर बी सी एक्स है तो ए बी कितना हो गया एक्स प्लस 7 हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है इसकी लेंथ क्या होगी, फाइंड द लेंथ, मतलब ये हाइट निकालनी है आपको बेसिकली। तो हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार और ऊंचाई। कितना गिवन है आपको, वो 30 गिवन है, तो हाफ ऑफ बेस कितना गिवन है x, और ऊंचाई कितनी गिवन होगी उसकी 7 मीटर ज्यादा है आधार से, x प्लस 7 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 60। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बस आपको क्या करना है, इसके बाद इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाने में बैठेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे, 12 और 5, 12x माइनस 5x माइनस 60 लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 12, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 12 सेम आएगा इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पर फैक्टर्स कौन से बने, x माइनस 5 इज इक्वल टू और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 5 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 12। नेगेटिव में लंबाई हो नहीं सकती, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ 5 मीटर, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है 3.26 को 7.2 से, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो गाइस,
ठीक है, यहाँ से 6 दूनी 12, 1 4 5 6, ठीक है, 2 कैरी फॉरवर्ड 4, इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है गाइस, ठीक है, ये आपको ओरली भी कर सकते हैं। क्लियर? तो दशमलव लगा दीजिए, कितने डिजिट से पहले है, 3 से पहले। क्लियर? ये आप सिंपली कर सकते हो, बट ध्यान से देखिए अब इसे ओरली कैसे करना है। अगर टाइम कम हुआ तो इसे ओरली कैसे करना है, तो एक टर्म आती है डिजिटल सम की। जैसे कि अगर मैं बात करूं 14 का डिजिटल सम क्या होता है, इनके डिजिट्स का सम, 1 और 4 कितना हो गया, 5, ठीक है। इसी तरह 71 का कितना हुआ, 7 और 1 का कितना हो गया, 8, इनके डिजिट्स का सम करना है। 243 क्या हो गया, 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया, 9। इसी तरह 247 कितना हो गया, 7 4 11 और 2 कितना हो गया, 13। 13 डिजिटल सम नहीं है, 13 का फर्दर करो 4। जब तक आपका कोई भी नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, तब तक उसके डिजिट्स का सम करते रहो, ठीक है। इसी तरह हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना। 3.26 गुना 7.2 ये है। अब इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 6 3 9 और 2 11, 11 का फर्दर कितना हो गया, 2, ठीक है। इन दोनों का कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई है ना, तो इनके डिजिटल सम को भी मल्टीप्लाई करना है। 18 का फर्दर कितना आ गया, 1 और 8 कितना हो गया, 9। तो आपको थ्रू ऑप्शन देखना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके डिजिट्स का सम 9 बनता हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, 4 3 7 और 2 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 का मतलब 2 हुआ, मतलब ये आंसर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया, 7, हमें तो 9 चाहिए। 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 4 10 और 2 12, मतलब 12 का मतलब कितना हुआ, 3, यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चाहे क्रॉस चेक कर सकते हो, 23 472, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 7 16 और 2 कितना हुआ, 18, 18 का मतलब कितना आ गया, 9। तो ये भी एक ट्रिक है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने की, बहुत ही बढ़िया टूल है गाइस, डिजिटल सम। अगला देखिए, पीज हाइट इज 5 फीट, पी की जो ऊंचाई है वो क्या है, 5 फीट है, और उसकी जो शेडो है, ठीक है, शेडो की जो हाइट है वो क्या है, 7 फीट है, ठीक है। सपोज ये पी है, इसकी हाइट है 5 फीट, और जो इसकी शेडो है, ठीक है, इसकी हाइट की जो शेडो है, मतलब ये शेडो पड़ रही है, लेट अस सपोज वो क्या है, 7 फीट। क्लियर? इसी तरह ही मेजर्ड द शेडो ऑफ हिज स्कूल्स बिल्डिंग टू बी 42 फीट, ठीक है। उसने वही क्या किया, अपने बिल्डिंग की शेडो मेजर की, ठीक है, जो कि कितनी थी, 42 फीट, दिस वन। क्लियर? ये फीट में है, सब कुछ फीट में। क्लियर? तो हमें बताना है उसकी हाइट क्या होगी, मतलब इस बिल्डिंग की आपको हाइट बतानी है, क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, दिस वन, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखा जाए गाइस, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स, चाहे इसकी और इसकी बात करूं, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो इनका एरिया का जो वो भी सिमिलर ही होगा, सेम नहीं कह रहा हूं, इनका एरिया भी सिमिलर ही होगा। तो उसके लिए हमारे पास एंटिटी फॉलो होती है कि ए बी अपॉन बी सी वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर के, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों के दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसमें हमारी एक थ्योरम यूज होती है, एक रिजल्ट यूज होता है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, बी सी कितना है, 7, बराबर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 42। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 5 गुना 42 बटा 7 के, 6 हो गया, 6 पंजे कितना हो गया, 30, मतलब उस बिल्डिंग की ऊंचाई जो थी वो कितनी थी, 30 फीट थी, ठीक है। उस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या थी, 30 फीट। या डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर इसकी जो शेडो है पहले 7 थी तो 42 बन गई, मतलब कितने गुना बनी, 6 गुना बढ़ गई, तो हाइट इससे क्या हो जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी, 5 का 6 गुना कितना हो गया, 30। आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे, ठीक है, बट प्रॉपर्टीज पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार पटना, फिर से हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। बिहार अगर पटना से रिलेटेड है तो गुजरात किससे रिलेटेड होगा, तो आपको पता है गाइस बिहार पटना से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी कैपिटल है। इसी तरह गुजरात की कैपिटल क्या है, हाँ जी, गुजरात की कैपिटल क्या है, सभी को पता ही होगा, गुजरात की कैपिटल क्या है, तो ये तो सारा सभी के लिए सस्पेंस ही रह गया,
वो आप अपने आप कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना है तो गुजरात की आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया गाइस। इतने सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा गाइस, ये आपको अपने एंड से कुछ करना ही है, अपने एंड से, ठीक है। सभी को पता है ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ए बी सी या डी, ठीक है। तो आप अपने एंड से कर सकते हो। अगला देखिए, अ बोट ट्रेवल अगेंस्ट द करंट फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई, ठीक है। एक बोट जो है वो एक्स सिटी से लेके सिटी वाई तक ट्रेवल करती है, ठीक है, इस तरह से। एंड विद द करंट फ्रॉम अगेंस्ट द करंट थी गाइस, मतलब करंट, करंट भी कह सकते हैं, स्ट्रीम का बहाव भी कह सकते हैं, पानी के बहाव के विपरीत, ठीक है। मतलब पानी का बहाव ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके विपरीत जो है वो एक्स टू वाई ट्रेवल करती है, क्लियर। और करंट के साथ वो करती है वाई टू एक्स, करंट के साथ कैसे करती है वो वाई टू एक्स, कोई बोट है स्पेसिफिकली, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, अगर बोट की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो स्पीड ऑफ करंट है, बहाव की गति जो है वो क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बताना है दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी एंटायर जर्नी में। तो हमें भी पता है गाइस, एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया जाने के लिए, उतना ही डिस्टेंस सेम आने के लिए भी ट्रेवल किया। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। x हो गया आपकी अपस्ट्रीम हो गई लेट अस सपोज, ठीक है, और y जो हो गया वो आपकी डाउनस्ट्रीम हो गई, क्लियर। तो पहले अपस्ट्रीम देखते हैं कितना हो गया अपस्ट्रीम जब वो गया। अब 40 की स्पीड जो थी वो बोट की थी, बट बहाव कितने की स्पीड से था, 10 की स्पीड से, मतलब उसके विपरीत था। तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। इसी तरह डाउनस्ट्रीम जब वो वापस आएगा, उसकी खुद की स्पीड तो होगी प्लस बहाव की गति भी होगी, कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 2 इंटू एक्स की क्या है 30, वाई क्या है 50 अपॉन 30 इंटू 50, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ऊपर कितना आया, सॉरी ये x प्लस वाई था, मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन x प्लस वाई, मतलब 30 प्लस 50 हो गया। आगे देखिए कितना हो गया, 5 दिए 15 दूनी 30, मतलब 3000 बटा कितना हो गया 80, ठीक है। तो आगे आप सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, 300 का पहले हाफ कर दो, 300 का हाफ 1/8, मतलब हाफ का भी हाफ करना होगा। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। आपको 150 का भी हाफ करना है, ठीक है। 150 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 75, ये हाफ हुआ अभी, हाफ का भी हाफ का भी हाफ, क्योंकि 8 क्या होता है 2⁻³ इसे डिवाइड करने का वे बता रहा हूँ आपको। पहले हाफ करेंगे तो 1/4 हो गया कितना 150, फिर हाफ करेंगे तो ये हाफ ही हो गया 75, फिर हाफ का भी हाफ करना होगा, 75 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 37.5। अदरवाइज डिवाइड करके भी देख सकते हैं गाइस, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सिंबल्स व्हिच कंप्लीट्स द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब आपको क्या है थ्रू ऑप्शन पिक करना है कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साइन रिप्लेस करें कि आपकी जो इक्वेशन है वो किसके बराबर बन जाए 41 के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है गाइस, ऐसे क्वेश्चन को थ्रू ऑप्शन ही करना है। ऑप्शन से करने की मैं दी बेस्ट टेक्निक बता देता हूँ। आपको हमेशा क्या करना है, इसमें आखिरी ऑप्शन से पिक करना शुरू करना है। मुझे नहीं पता इनमें से आंसर क्या है, लेट अस सपोज आपने आखिरी ऑप्शन पिक किया, ठीक है। थ्रू ऑप्शन करना है तो हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन ही पिक करना है। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन इनकी जगह रखूं, देखो आंसर क्या रहेगा, ठीक है। डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। हमें इनसे देखना है कि 41 41 आता है या नहीं आता। तो पहले बोर्ड मास रूल में पहले डिवाइड होगा, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुना 5 प्लस 6, ठीक है। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 35 प्लस 6 और ये कितना हो गया 41। तो ध्यान से देखिए हमें रिजल्ट भी तो 41 चाहिए था, मतलब अल्टीमेटली मेरा डी ऑप्शन आंसर। अगर ये ना होता फिर हम सी देखते, वो ना होता फिर बी देखते, अगर वो ना होता फिर अल्टीमेटली ए तो ऑप्शन है ही है। बट हमेशा ट्राई करना या इस वाले क्वेश्चन में हमेशा पीछे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से ही पिक करना शुरू कीजिएगा। अगला, ऑल पेन आर बुक्स, सभी के सभी पेन किसका पार्ट है, बुक्स का पार्ट है। ऑल बुक्स आर टेबल, सारे बुक्स किसका पार्ट है, टेबल का पार्ट है। पहला देखिए क्या गिवन है,
ऑल टेबल्स आर पेन, क्या सारे टेबल पेन बन के बैठे? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही टेबल पेन का पार्ट है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, सम टेबल्स आर पेन, क्या कुछ टेबल पेन है? बिल्कुल है। ये देखिए आउटर लेयर किसकी है? टेबल की, और टेबल का कुछ पार्ट कौन कंज्यूम करके बैठे हैं? पेन। ये ट्रू हुआ। ऑल बुक्स आर पेन, क्या सारी बुक्स पेन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे पेन्स बुक्स हैं? सारे बुक्स पेन्स नहीं है। नो टेबल इज अ बुक, तो उसके लिए आपको टेबल और बुक में नेगेटिव रिलेशन गिवन होना चाहिए था, तो वो भी डाटा नहीं गिवन, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर गाइस? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 हमें निकालना है इसमें से मोड क्या होगा, मोड की वैल्यू। तो आपको मैंने बता रखा है कि मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है, इन सभी में से ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बार देखें तो 71 तो कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक ही बार आ रहा है। उसके बाद 72 कितनी बार आया? वो भी एक ही बार आया। 73 कितनी बार आया? 73 ये 2 बार आ रहा है, ये ध्यान से देखो। 73 2 बार आ रहा है। 74 कितनी बार आया? एक ये है, एक बार, 2 बार। 74 भी 2 बार आया। और 75 देखें तो 1 2 ये 3 बार आ रहा है। ये नंबर जो है वो 3 बार आ रहा है। 76 एक बार आ रहा है, 77 एक बार आ रहा है। तो 75 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर जो है आपका मोड वैल्यू होती है। ठीक है, इसे करने की टेक्निक एक ही है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए बढ़ते क्रम की तरफ। बढ़ते क्रम में आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा नंबर कितनी बार आया है, वो आपका मोड की वैल्यू हो जाएगी। रीजनिंग में फिर से फिक्टिशियस सिंबल मतलब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, सॉरी वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? अगर प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को डिवाइड, मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड को प्लस माना जाए। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस हैं गाइस, ये नहीं होना चाहिए, डिवाइड को माइनस होना चाहिए था। चलो इक्वेशन में देख लेते हैं, गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। 35 माइनस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया? डिवाइड, डिवाइड 5 हो गया। प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 6 हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? 7। इस इक्वेशन को चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करने पे 7 गुना 6 प्लस 7 हो गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 प्लस 7 कितना हो गया? 49। आपका रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें गड़बड़ है गाइस, इसका कुछ और होना चाहिए था, मे बी माइनस होना चाहिए था। ठीक है, चलो अदरवाइज हमारे क्वेश्चन इसी में ही सोल्व हो चुके हैं। तो आज के सेशन में गाइस पहले 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो मैं फिर से क्लियर कर दूं। ये था प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी 2016 प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 4, तो जिसमें कि हमने सिर्फ अभी पार्ट 1 डिस्कस किया है, क्वांट और रीजनिंग का। ठीक है, अगले पार्ट में भी हमारा क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है कि हम पार्ट्स में स्प्लिटिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेशन जो है इतना ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं काफी हेक्टिक भी रहेगा। ठीक है, तभी मैंने इन्हें पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। तो आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, अगले ही सेशन में आपको पार्ट 2 अवेलेबल होगा। फिर थर्ड सेशन में, थर्ड पार्ट में आपको जनरल नॉलेज का पार्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि रेगुलर हमारे सेशंस चल रहे हैं, डेली सेशंस की आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना सब्सक्राइब करने के साथ साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए गाइस, सभी का फायदा हो सके, सभी इन सेशंस का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो गाइस अब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन के अंदर। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।